नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी-अभी क्वार्टर 3 खत्म हो चुका है, तो अब क्वार्टर 3 के टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइल करने का टाइम आ गया है 31 जनवरी 2025 जिसकी लास्ट डेट है। तो अभी मैंने थे 3 साल पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो कि अब काफ़ी पुराना हो चुका है और काफ़ी चेंजेस भी आ चुके हैं। तो अब अपन इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे अब क्वार्टर 3 में फाइल करेंगे। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से और कैसे 100% फ्री फाइल कैसे कर सकते हैं अपना टीडीएस टीसीएस रिटर्न का कंप्लाइंस कैसे कर सकते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको टीडीएस टीसीएस का बेसिक कुछ जानना है तो आप ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं मेरा। और अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमें फाइल करना पड़ता है। टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइल करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो गवर्नमेंट के साइट से ही अवेलेबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गूगल पर जाना है। आपको लिखना है आर टी डी एस आर पी यू फॉर एफ वी यू वर्जन 8.9। ठीक है, आप जब ये लिखोगे तो आपको यहाँ पर ना तीसरा लिंक ये आपको यहाँ पर मिलेगा, ये वाला लिंक। ठीक है, तो आप जब इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये जो ई एन एच डी एल 5.4, ये वर्जन 5.4 है। यदि आप केवल आर पी यू लिखते हो तो क्या है कि आपको वेबसाइट यही वाली खुलेगी, लेकिन क्या है कि यहाँ पर आर पी यू वर्जन 5.2 आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वर्जन 5.4 ये डाउनलोड करना है। आप जैसे ये 5.4 वर्जन डाउनलोड करोगे तो ये इस टाइप से डाउनलोड हो जाएगा। तो जस्ट ये डाउनलोड होने के बाद आप देखेंगे कि ये डाउनलोड हो चुका है। तो इसको जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, मैंने एक्सट्रैक्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो जो आप एक्सट्रैक्ट करके रखेंगे तो एक ये ऐसा फोल्डर आ जाएगा टी डी एस आर पी यू 5.4। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको इतने सारे ये फाइल दिखाई देंगे। इस फाइल में से आपको कौन सा फाइल खोलना है? आपको इसमें से टी डी एस आर पी यू 5.4 ये वाला फाइल आपको खोलना है। तो जब आप इस वाली फाइल को खोलोगे तो आपको यहाँ सिंपली ओके करना है, तो आपको ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा, राइट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म 24Q 26Q 27Q ये ऑप्शंस मिलेंगे। 24Q जैसा आपका सैलरी के लिए होता है, 26Q आपका नॉन सैलरी के लिए होता है, 27Q जो आपका इंपोर्ट से रिलेटेड होता है, आप उस पर ये 27Q और 27EQ जो आपका टीसीएस के लिए होता है, राइट। तो अभी अपन लोग 26Q को फाइल करना सीखेंगे। ये 26Q सबसे कॉमन है। अब हमने फॉर्म यहाँ पे एक बार फॉर्म 26Q सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आपके पास आता है सिलेक्ट टाइप, रेगुलर है या करेक्शन है। यहाँ से अपन लोग करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कोई पीछे का डेटा था या जो पास्ट की रिटर्न थी जिसमें कुछ आपको करेक्शन करना है, तो आप करेक्शन भी कर सकते हो। आपको ये करेक्शन वाला मैं आपको अभी बाद में सिखाऊंगा। पहले अभी अपन रेगुलर फाइल, मतलब ये जो अपन लास्ट क्वार्टर की जो अभी पहली बार फाइल कर रहे हैं वो वाली अपन रिटर्न देखेंगे, थर्ड क्वार्टर की। तो यहाँ पे क्या है, ओपन इज सेव्ड रेगुलर फाइल एंड क्लिक टू कंटिन्यू। ओपन इज सेव्ड रेगुलर फाइल में क्या है कि यदि आपने पहले कुछ काम किया था और फिर आपने उसको बीच में छोड़ दिया था और फिर आपने इसके आरपीयू के डेटा को सेव कर लिया था, तो आप वो वाली फाइल सेव कर यहाँ से ओपन कर सकते हो, तो आपका डेटा वहीं से आ जाएगा। ऐसा करोगे तो आपका जैसे यहाँ पर आपकी यदि कोई फाइल है, जैसे यहाँ पे मैंने एक फाइल डाल रखी है तो आ जाएगी। लेकिन अपन लोग करते हैं कि शुरू से देखते हैं, तो क्लिक ऑन कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका ये खाली पेज आ जाएगा बिल्कुल इस टाइप से, राइट। इसमें आपके क्या है, ऊपर 3 टैब हैं, जिन 3 टैब को अभी अपन को फिल करना है। एक तो फॉर्म है, फिर चालान है, एंड देन आपका आएगा एनेक्सर 1। तो अभी फॉर्म में सबसे पहले आपका क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी 24-25 चल रहा है। डिडक्टर, सपोज डेट आप कंपनी के लिए फाइल कर रहे हो तो आप यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर दोगे, राइट। यहाँ पे आपका क्वार्टर 3 के लिए अपन को फाइल करना है, क्वार्टर 3। आपको मैं जो ऊपर के टैब दिखा रहा था वो आप देखो। तो यहाँ पे दूसरा टैब है चालान का, इसमें अपन चालान की डिटेल फिल करते हैं। एंड इसके बाद है एनेक्सर 1। ये एनेक्सर 1 तब खुलेगा जब आप चालान की डिटेल फिल कर लोगे। तो चलो अभी अपन सबसे पहले फॉर्म की डिटेल फिल कर रख लेते हैं। मैंने कुछ आपके लिए डेमो डेटा यहाँ पर बना रखा है, तो इस डेमो डेटा के बेसिस पर अपन फाइल कर लेते हैं। ये अपना डेमो डेटा है, तो इस डेटा के बेसिस पे अपन फाइल कर लेते हैं। यहाँ पे ये पैन नंबर डाल दिया, ये सपोज डेट पैन नंबर डाल दिया। ये सब मैंने डेमो के लिए बना रखा है, पैन नंबर, टैन नंबर, सपोज डेट कंपनी का नेम डाल दिया यहाँ पर।
इसके बाद क्या चीज़ आपको डालनी है, यहाँ पे फ्लैट नंबर कंपलसरी है, तो आपको फ्लैट नंबर कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, तभी ये जनरेट होती है रिटर्न। प्रीमाइसेस भी आपको कुछ भरना पड़ेगा, रोड आपको कुछ फिल करना पड़ेगा, राइट। फिर आपको एरिया भी कुछ फिल करना पड़ेगा, सिटी आपको सपोज दैट गुड़गांव मैंने फिल कर दिया, पिन कोड 1222015 अपन ने फिल कर दिया, कोई अपन ने यहाँ पे ये हरियाणा स्टेट सपोज दैट ले लिया। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, avdf@gmail.com, कोई भी एक रैंडम मैंने अभी ईमेल आईडी डाल दिया। ओके, हैज़ द एड्रेस हैज बीन चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, नो। यहाँ पे यदि आपको जीएसटीएन नंबर डालना है तो आप डाल सकते हो। अब ये यहाँ पर तीन तीन सेक्शन है। यहाँ पर क्या है कि आप जो पैन नंबर टेन नंबर से रिलेटेड डिटेल डालते हो, यहाँ पर जिसकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, मतलब कंपनी का नेम, कंपनी से रिलेटेड एड्रेस की डिटेल डालते हो, और यहाँ पर जो कंपनी में ऑथराइज सिग्नेटरी है उससे रिलेटेड उसका एड्रेस क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, उससे रिलेटेड डेटा डालते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, सपोज दैट यहाँ पे ऑथराइज पर्सन का नेम ये रैंडमली ये था, प्लस यहाँ पे एक अपन कोई पैन नंबर डाल देते हैं। मैंने ऐसे ही पैन नंबर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, और फिर इसके बाद अपन ने यहाँ पे फ्लैट नंबर डाल देंगे, रोड स्ट्रीट कुछ डाल देंगे, टाउन डाल देंगे। फिर इसके बाद अपन को डेजिग्नेशन डालनी है, सपोज दैट ये डायरेक्टर है तो डायरेक्टर डाल दिया, नेम ऑफ द प्रीमाइसेस, एरिया लोकेशन, पिन कोड 1222015 डाल दिया, ईमेल एड्रेस अपन को यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ हरियाणा डाल दिया, ईमेल अपन को सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद मोबाइल नंबर अपन को डालना पड़ेगा, ये मोबाइल नंबर भी मैंने रैंडमली लिख रखा है। एक अपन को रिसीट नंबर भी डालनी पड़ेगी जो मैंने रैंडमली लिख रखी है। यहाँ पे पूछ रहा है हैज़ द एड्रेस हैज़ बीन चेंज, यहाँ पे मतलब क्या है कि ये जो पर्सन है क्या इसका एड्रेस चेंज हुआ है, और हमने यदि पीछे कोई क्या फॉर्म 26 क्यू पीछे फाइल किया है, हाँ किया है, और जो भी लास्ट फॉर्म 26 क्यू फाइल किया है उसका आपको यहाँ पे ये नंबर डालना पड़ता है, रिसीट नंबर, राइट। तो अभी अपन ने ऐसे डाल दिया है, ये डेमो डेटा डाल दिया है। इसके बाद क्या है कि अपन को आना पड़ेगा यहाँ पर चालान पर, तो यहाँ पर अपन को अब चालान इंसर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट रो आएगा, यहाँ पे ऐड रो आ रहा है, यहाँ पे डिलीट रो, क्रिएट फाइल एंड सेव फाइल। तो ऐड रो करेंगे, सपोज दैट अपन ने एक किया तो एक रो इंसर्ट हो गया, फिर से ऐड रो करेंगे अपन, दो कर देंगे तो अब इसके नीचे दो रो इंसर्ट हो जाएंगे, राइट। तो अब लेकिन इसको ऐसे फिल करना ना, एक एक डेटा ऐसे मान लो सपोज दैट ये कुछ भी फिल कर रहे हो तो ऐसे बहुत टाइम लगता है। यदि आप इस डेटा को एक्सेल में जैसे आप एक बार बना लेते हो और फिर यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करते हो, मैंने जैसे आपके लिए एक डेमो डेटा बना रखा है, ये जैसे डेमो डेटा है, यहाँ पे आपने एक बार फिल कर दिया जैसे TDS TCS, ये सरचार्ज, ये एजुकेशन सेस इंटरेस्ट, सेम फिर आपको क्या करना पड़ता है, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। जैसे मैं भी आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। अब इसमें 4 रो हैं तो ऐड रो हमें एक और रो ऐड करनी पड़ेगी, तो हमने अब ये 4 रो ऐड कर दी हैं। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग यहाँ से जैसे ये वाला सेक्शन है, ये मैंने डेमो डेटा जैसे लिख रखा था तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो देखो यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया सारा। अब BSR कोड है, BSR कोड जैसे मैंने ये कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ से, तो अपन ने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे डेट है तो मैंने ये चालान की डेट है, डेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या है, यहाँ पे चालान किस डेट को जमा हुआ है। चालान सीरियल नंबर का मतलब क्या होता है, जब आप चालान देखोगे तो चालान में ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, चालान का अमाउंट मिलेगा, राइट, चालान का VSR कोड क्या है, चालान का डेट क्या है, और चालान का सीरियल नंबर क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि में माइनर हेड ऑफ द चालान, एक आता है 200, एक आता है 400। 200 मतलब क्या है कि टैक्स पेयर ने अपने साइड से पे किया, और एक क्या है 400 में मतलब यदि आपके पास गवर्नमेंट से कोई डिमांड आई थी तब आपने पे किया। अपन के केस में क्या आएगा, 200 आएगा, राइट। तो यहाँ पे अपन का जैसे ये 200 लिखा हुआ है, 200 मतलब टैक्स पेयर ने अपने आप से ये चालान जमा किया, तो 200 अपन ने डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है कि चालान की अपन ने सारी डिटेल डाल दी है। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि चालान में पहले अभी आप कोई भी चालान खोलोगे तो उसमें लिखा होता है कि ये चालान किस सेक्शन में जमा हुआ है, राइट। लेकिन उसमें क्या होता था कि मान के चलो कि आपने कॉन्ट्रैक्टर में चालान जमा करा दिया, लेकिन आपके पास कुछ उसमें से बैलेंस बच गया है, तो आपको उसी 94C के चालान से आपको सपोज रेंट की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करना है। तो पहले थोड़ा सा डेटा सही से नहीं आ पाता था, मुश्किल होती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि फिर अब यहाँ पे एनेक्सर 1 है, पहले अपन इस डिटेल को फिल करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। अब इसमें क्या करना होता है, जैसे ये चालान नंबर 1 है, ये सीरियल नंबर 1 है, ये सीरियल नंबर 2 है चालान का।
इसमें क्या इंसर्ट करना पड़ता है कि चालान नंबर 1 से, सीरियल नंबर 1 पे जो 32 रुपए का ये चालान है, इससे अपन के नंबर ऑफ डिडक्टीज कितने सेट ऑफ हुए हैं, है ना। जितने भी नंबर ऑफ डिडक्टीज हैं, तो अपन को यहाँ पे पहले इंसर्ट ए रो करनी पड़ेगी। इंसर्ट ए रो का मैं क्या आ रहा है कि पहले नंबर चालान में कितने डिडक्टी हैं, दूसरे नंबर के चालान में कितने डिडक्टी हैं, तीसरे नंबर के चालान में कितने डिडक्टी हैं। अब जैसे मैंने अपना जो डेमो डेटा बना रखा है, उस डेटा में मैंने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डाल रखा है। तो राइट, जैसे हमने ये चालान नंबर 1 है, यहाँ पे फिल कैसे करना है आप यहाँ पे देख लो। तो चालान नंबर 1 है, चालान नंबर 1 से अपन के टोटल 8 डिडक्टी हैं, राइट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने कहा कि ये मेरे 8 डिडक्टी हैं। इसमें से मैंने ये आईबी, ये हमने मतलब रेंट में काटा हुआ है, 94C कॉन्ट्रैक्टर में, ये हमने प्रोफेशनल में, ये एच का मतलब हमने इसका कमीशन है, ये क्यू गुड्स पे हमने काट रखा है। सारे सेक्शन मैंने इस टाइप से लिख दिए, ठीक है। तो ये 8 डिडक्टीज हैं, उनका नाम ये है, इनकी डेट ऑफ डिडक्शन ये है, उनका अमाउंट पेड एंड क्रेडिटेड ये था, और उसका टीडीएस टीसीएस ये था, राइट। तो अब हमको ये वाला डिटेल जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये वाला डिटेल अब जैसे एक्सेल में जब आप एक बार बना लोगे फिर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सा एक्सेल बस आपको बनाना है। यहाँ पे आपको सेक्शन लिख देना है, सारी चीज आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, 1 नंबर में 8 हैं, अब 2 नंबर में कितने डिडक्टी हैं, 2 नंबर में 6 डिडक्टी हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे अपन को वहां पर जो फिल करना था, तो अपन को अब यहाँ पे यदि आपको ये आसानी से फिल करना है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया है कि सीरियल नंबर 1, इसका काउंटिंग कितनी बार आया है, 8 बार, इसका 6 बार, इसका 8 बार, इसका 3 बार। तो अपन को इंसर्ट इतने इतने रोज करने हैं। चलो एक बार इंसर्ट कर लेते हैं, 8 6 8 3, ठीक है। पहले में 8 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 8 है, फिर 3 है। तो 8 6 8 3 कर लेंगे, 8 6 8 3, ठीक है। इसको ओके कर देंगे। तो आप देखो अब यहाँ पे जो लिख के आ रहे हैं ना, चालान नंबर 1, चालान नंबर 1 में टोटल 8 लाइन आइटम आ गई। ये देखो, ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ लिखा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही इसमें आ गए 6 लाइन आइटम आ गए, राइट। मतलब क्या है, चालान नंबर 1 से अपन के 8 डिडक्टी एडजस्ट होने हैं, चालान नंबर 2 से 6, चालान नंबर 3 से आपके 8 डिडक्टी, और चालान नंबर 4 से टोटल 3 डिडक्टी एडजस्ट होने हैं। अब इसमें क्या है, जो आपके ग्रे कलर में आ रहे हैं उसमें से आपको कोई डेटा फिल नहीं करना है, केवल जो आपके वाइट कलर में आ रहे हैं उसमें आपको डेटा देखना है। अपन ने इंसर्ट किए तो ये तो सारे रो आइटम आ ही गए हैं। अब यहाँ पे आ रहा है सेक्शन कोड, अपन को ये सेक्शन भरना है कि अपन ने जो चालान नंबर 1 जमा कराया था, उसमें अपन जो डिडक्टी एडजस्ट कर रहे हैं उसका टीडीएस अपन ने किस सेक्शन में काटा है। अब मतलब क्या है कि आपका चालान किसी भी सेक्शन में जमा हो गया हो तो आप उससे किसी भी डिडक्टी की लाइबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, कि जो आपका यदि दूसरे सेक्शन में भी हुआ है तब भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 94C लिख दिया या कुछ लिख दिया, अब लेकिन मेरे ये एक्सेल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो बी कॉलम है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से केवल अपन को कॉपी पेस्ट करना है, राइट। तो यहाँ से जैसे ये कॉपी किया तो यहाँ पर पहले रो पर आकर मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो देखो ये सारे सेक्शंस अपने आप आ गए हैं, राइट। लेकिन आपको फॉर्मेट यही वाला रखना होगा। फॉर्मेट मतलब क्या, जैसे 94 क्यू है, आप इसको 194 क्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें 94 क्यू है, तो आपको 94 क्यू लिखना पड़ेगा, 194 क्यू से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब अपन का आ गया ये वाला। यदि ये क्या है, ये एक ऑप्शनल है कि आपका कोई डिडक्टिव रेफरेंस नंबर है तो आप डाल दो, हमारा कोई है नहीं अभी। अब यहाँ पर क्या है कि हमें पैन नंबर भरना है, फिर यहाँ पे डिडक्टी का नेम भरना है, यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ये वाली डेट भरनी है, फिर कितना पेमेंट था जिस पर हमने टीडीएस काटा है वो वाला पेमेंट यहाँ भरना है, और फिर इसके बाद टीडीएस का डेटा भरना है। सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन सेस यदि है तो वो भरना है, ठीक है। तो अपन को अब ये वाले सारे कॉलम भरने हैं, मतलब 14 नंबर कॉलम से या 14 नंबर कॉलम से 20 नंबर कॉलम। अब सेम चीज मैंने यहाँ पर ये भर रखी है कि पैन नंबर हो गया, ये सेम सेम फॉर्मेट में है, सरचार्ज एंड एजुकेशन, ठीक है। तो अपन यहाँ से यदि इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, जैसे ये क्या है, अब इसमें आप देखोगे कि मैंने क्या डाल रखा है कि ये पहला चालान जो मैंने जमा कराया था ये अक्टूबर, अपन का क्वार्टर क्या है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसमें जो डेट फॉल कर रही है तो अक्टूबर 24, नवंबर 24, फिर इसके बाद दिसंबर 24, मतलब ये लास्ट क्वार्टर से ही रिलेटेड डेट फॉल कर रही है। आप इसमें चालान देखोगे तो चालान की भी डेट इसी हिसाब से मैंने डाली हुई है।
अक्टूबर का चालान 7 नवंबर 2024 लास्ट डेट होती है, तो वो डाल दिया। नवंबर के लिए 7 दिसंबर होती है, और दिसंबर के लिए 7 जनवरी। यहाँ पे दिसंबर के मैंने डाल दिए कि 2 चालान जमा हुए हैं, राइट। इसके बाद जब आपका ये डेटा फिल हो जाएगा, फिर इसके बाद ये फिर से पूछेगा यहाँ पर, ये आ गया आपका टोटल टैक्स डिपॉजिटेड। ये अपने आप यहाँ से जो यहाँ पे अपन ने डाला था 4 रुपीज, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है डेट ऑफ डिडक्शन। डेट ऑफ डिडक्शन है, तो डेट ऑफ डिडक्शन मैंने कहा कि मेरी डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट और डेट ऑफ डिडक्शन सेम है, तो मैंने ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। यदि आपके पास कोई लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है, मतलब क्या है कि आप ऐसी पार्टी का टीडीएस काट रहे हैं जिसने आपको लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट दे रखा है, तो आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हो कि आपके पास क्या रीजन है। रीजन ए बी सी, ये देखो इसमें ए का क्या मतलब है यहाँ पे लिख के आता है, ये जो आ गया लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197। मतलब 197 में आपको सर्टिफिकेट दिया, तो आप यहाँ पर इसको ए सिलेक्ट कर लोगे। और रेट आपको, मतलब फिर आपका क्या है कि ऑब्वियसली यदि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर पे 2% लगता है और उसने आपको सर्टिफिकेट 1% का दे रखा है, तो आप यहाँ पे रेट ऑफ डिडक्शन फिर 1% लिखोगे, राइट। लेकिन अभी अपने केस में ऐसा कुछ है नहीं, यदि है तो आप इसको यहाँ से ऐसे फिल कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे रेट ऑफ डिडक्शन 1 लिख सकते हो, तो लोअर डिडक्शन आप काटोगे तब भी आपके पास नोटिस नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट नंबर होना जरूरी है। ये जो 30 नंबर कॉलम है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इश्यूड बाय द असेसिंग ऑफिसर, है ना। जब आप वो वाला डालोगे तब आपका सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अपन का कुछ है नहीं, तो अपन यहाँ पे फिर से इसको सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे अपन का अब आ गया रेट ऑफ डिडक्शन, राइट। तो रेट ऑफ डिडक्शन यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक फॉर्मूला, जैसे 4 रुपए अपन ने हर एक पे टीडीएस काटा है, तो अपन ने 4% दे दिया। ये जस्ट एक डेमो डेटा है इसलिए, नहीं तो रेट ऑफ डिडक्शन आपका 94C पे 2% आता, 94J पर आपका 10% आता। अब सर्टिफिकेट कोई है नहीं, बाकी ये अपना कोई डेटा है नहीं, ठीक है। तो अपन ने अब इस डेटा को भी अपन ने फिल कर दिया है। अब इसमें एक चीज देखने वाली होती है, जैसे क्या है कि इसमें क्या है कि जो चालान नंबर 1 है, ये जो सीरियल नंबर 1 है, इसमें अपन ने टोटल टीडीएस दिखाया हुआ है 32। तो ये जो अमाउंट है, ये चालान नंबर 1 का जो अमाउंट है उससे कम होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो चालान नंबर 1 है जो अपन के 32 रुपीज का जमा कराया था। इस 32 रुपीज के अगेंस्ट अपन के टोटल 8 पार्टी हैं, जिनका टोटल टीडीएस अपन यदि काउंट करते हैं तो ये भी 32 आता है, राइट। अब अपन टोटल में यदि टीडीएस काउंट करते हैं तो 100 रुपीज आता है, और यहाँ पर यदि अपन काउंट करते हैं तो ये भी 100 आता है। मतलब अपना ये सही डेटा है, राइट। इसके बाद अपन को क्या करना होता है, ये जब पूरा डेटा हो गया तो आप इसको क्या है कि एक बार सेव भी कर सकते हो। सेव करोगे तो आपका एक आरपीयू डेटा फाइल आपकी सेव हो जाएगी। सेव किया, जैसे सपोज दैट मैं इस टीडीएस के फोल्डर में FVU2 नाम का ये फोल्डर है, इस फोल्डर में यदि सेव करता हूँ तो आपका एक आरपीयू डेटा सेव हो गया। मतलब उस डेटा को आप जब खोलोगे तो आपको इतना डेटा ये फिल किया हुआ मिलेगा दोबारा, तो मतलब इतना डेटा आपको दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अपना डेटा फुल पहले से भर चुका है, तो अपन इसमें क्रिएट फाइल करके देखते हैं। क्रिएट फाइल किया तो क्रिएट फाइल में ये खुल जाएगा आपकी विंडो। इसके बाद ये कह रहा है चालान इनपुट फाइल नेम। चालान फाइल नेम आपको क्या है, चालान फाइल नेम अभी मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करते हैं, और फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। अब चालान फाइल नेम आप कहाँ से डाउनलोड करते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर आपको incometax.gov. ये सॉरी आपको खोलना है incometax.gov.in। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर आपको यहाँ पे अपना 10 नंबर डालना है। 10 नंबर डाल के पासवर्ड डालना है और आपको लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन कर रखा है, तो ये रहा मेरा लॉगिन। तो यहाँ पर जब लॉगिन होने के बाद आपको इस टाइप की विंडो दिखाई देगी। फिर आप ई पे टैक्सेस पे जाओगे। ई पे टैक्सेस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा चालान स्टेटस इंक्वायरी, राइट। चालान स्टेटस इंक्वायरी पे आप डेट डालोगे। कौन सी डेट डालनी है, यहाँ पे वो पीरियड आपका कवर होना जाना चाहिए जो आपने चालान उसमें लिए हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि अप्रैल 24 से ले लेता हूँ सीधा पूरा। ज्यादा पीरियड ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम पीरियड लोगे जो और उसमें आपका चालान फॉल करता है तो आपके में एरर आएगा। मैंने ये ले लिया। अब ये डाउनलोड चालान फाइल किया, तो ऐसे ये डाउनलोड चालान फाइल हो जाती है, राइट। तो इस डाउनलोडेड चालान फाइल को भी अपन सेम फोल्डर में रख लेते हैं जो अपन ने बनाया था FVU 2.0, राइट। तो अपन यहाँ पर आ जाते हैं, FVU2 था ये फोल्डर, यहाँ पे अपन ने चालान फाइल रख ली, ठीक है। तो ये CSI फाइल होती है, चालान स्टेटस। इससे क्या होता है,
ये क्या करता है, जैसे जब अपन यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं FView2 फाइल फोल्डर में आए, यहाँ पे अपन ने चालान फाइल सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर क्या है कि अब जो फाइल जनरेट होगी FView फाइल, वो आपको कहाँ रखनी है। हम कहते हैं हमको FView2 फाइल फोल्डर में ही रखनी है, तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया। इसके बाद अपन वैलिडेट करेंगे। ये जो तीसरे नंबर का ये है, ये तब काम आता है जब अपन करेक्शन फाइल कर रहे हो, मतलब अपन ने कोई पीछे रिटर्न फाइल कर रखी है, उसमें कोई मिस्टेक हो गई थी, उस चीज को ठीक करना है, तब अपन का ये वाला तीसरा वाला यूज होता है, राइट। अब इसको अपन वैलिडेट पे दबाएंगे, तो अब वैलिडेट ये होने लगेगा और इसमें ये आ गया एरर फाउंड फाइल वैलिडेशन। अब देखते हैं कि क्या एरर आया। एरर ये आया, इनवैलिड वैल्यू प्रोवाइडेड डिडक्टर ब्रांच डिटेल डिवीजन। मतलब क्या कह रहा है कि आपने कुछ इसमें एरर है जो ब्रांच और उससे रिलेटेड है। ये क्या था, नेम ब्रांच, ब्रांच में क्या है, ये मैंडेटरी फील्ड था और मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं। मैं लिख देता हूँ ये गुड़गांव की ब्रांच है, सपोज दैट, ओके। तो अब जैसे ही ये लिख देंगे तो अपन का देखो यहाँ पर भी एरर, एक फाइल जनरेट हुई थी, यहाँ पर देखो ये रही अपन की ERR फाइल। इस फाइल को जब आप खोलोगे या इस फाइल को आप क्रोम में खोलोगे तो आपको ये सेम एरर दिखाई देगा जो अभी खुल गया, ठीक है। तो लेकिन अपन को अब ये एरर ठीक करना है, ठीक है। तो अपन ये वाली फाइल तो अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है, स्किप कर दिया। ये डिलीट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी अपन का ये RPU खुला हुआ है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या करना है, अपन ने जब इसको ठीक कर दिया, फिर अपन क्या करेंगे, फिर से क्रिएट फाइल करेंगे। ये तो सेम जगह FView2 पर ही ले जाएगा, ठीक है, ओके ओके। फिर यहाँ पर ये आ गया, FView2 वाला ही फोल्डर खुला हुआ है, ओके। वैलिडेट करेंगे, ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो क्योंकि वो डिलीट नहीं हो पाई थी, तो वैलिडेट करेंगे। फिर देखेंगे क्या एरर है। अब देखो फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल, जैसे ही एरर ठीक कर दिया अपन का वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दिया। ये देखो ये सारी फाइलें अपन की जनरेट हो गई। अब इसमें आप देखोगे 2-3 फाइलें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो जनरेट होती हैं। ये तो CSI फाइल और जो अपन ने डाली थी ये वो है, और इतनी फाइल टोटल जनरेट हुई हैं, ठीक है। इस फाइल में से अपन के पास क्या है, एक ये यहाँ पे आया है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट वार्निंग फाइल। इसमें अब क्या वार्निंग आ रही है, ये वार्निंग है, मतलब क्या है कि आप आगे तो बढ़ सकते हो, लेकिन ये चेतावनी है, इस चेतावनी को आप देख लियो। तो आप जब देखते हो तो इसमें कह रहा है कि चालान डिटेल जो CSI फाइल में थी वो आपके स्टेटमेंट में नहीं है। तो मैंने तो सारा डेमो डेटा डाला था, तो इसलिए वो उसमें नहीं मिल रही। अब चालान सीरियल नंबर मैंने सब में 1111 डाल दिया था, इसलिए ये वार्निंग आई है फाइल। लेकिन आपकी इसमें क्या है, एक FView फाइल जनरेट हो गई है, जो कि मतलब मेन फाइल तो इसमें यही है, ये अपलोड होती है। ये अपलोड कैसे होती है, पहले इसको क्या करना पड़ता है, कंप्रेस करना पड़ता है, और कंप्रेस आपको क्या करना है, आप सेंड टू इसको कंप्रेस जिप फोल्डर कर दो। ये क्या है, जिप फाइल जिप फॉर्मेट में ही अपलोड होती है, ठीक है। एक आपके पास इसमें से एक PDF फॉर्म भी जनरेट होता है जिसको फॉर्म 27A बोलते हैं। फॉर्म 27A में इस रिटर्न के पर्टिकुलर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी का पैन नंबर क्या है, टैन नंबर क्या है, इसके बाद इसका एड्रेस क्या है, इसमें टोटल काउंट कितने हैं, 25 काउंट्स हैं, इसमें अमाउंट पेड टोटल कितना है, और टोटल टैक्स 100 रुपीज था तो यहाँ 100 रुपीज आ गया, राइट। और यहाँ पे FView का वर्जन भी लिखा होता है। जो ये लिख के आ रहा है सबसे नीचे आप देखोगे तो 8.9 लिख के आ रहा है, जनरेटेड FView बाई द वर्जन 8.9। तो 8.9 अभी सबसे लेटेस्ट है, तो अपन को वही वाला लेना है। और वो कैसे आएगा, जब अपन यहाँ पे 5.4 RPU 5.4 का यूज कर रहे होंगे तब ये जनरेट होगा। आप पुराना यूज करोगे तो जनरेट नहीं होगा। जब एक बार ये जनरेट हो जाए तो आप इसको बंद कर सकते हो RPU को। अब RPU का काम नहीं रह गया, ऐसा आप इस फॉर्म को भी बंद कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि केवल अब आपको फिर से यही इनकम टैक्स का पोर्टल खोलना है, यहाँ पर जाकर आपको अपलोड करना होता है। मैंने जैसे पहले से ऑलरेडी खोल रखा है, लेकिन ये किसी एक कंपनी का मैंने खोल रखा है, एक क्लाइंट का। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि अपन को एक्चुअल डेटा अपलोड करना पड़ेगा। डेटा कौन सा अपलोड करना पड़ता है, मैंने आपको क्या बताया कि इस वाली फाइल का आपको जिप बना के। तो मैंने क्या किया है कि अपने ओरिजिनल वाले का यहाँ पर ये जो FView फाइल है, यहाँ पर देखो कोई वार्निंग स्टेटमेंट नहीं आई है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सही था। तो मेरा जो डेटा था वो मैं इसको अब क्या करता हूँ कि यहाँ पे सेंड टू और इसको कंप्रेस कर लिया, ठीक है। अब मैं इस डेटा को आपको लाइव अपलोड करके भी दिखाऊंगा। आप जब लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपका ऐसा दिखाई देगा, ई फाइल आएगा, इसमें आ रहा है इनकम टैक्स फॉर्म फाइल, इनकम टैक्स फॉर्म पर जाओगे आप, ठीक है। फिर इसके बाद आप नीचे जाओगे, नीचे आओगे आप पेज 2 पर जाओगे। इसके बाद आपका पेज 2 पर जाने के बाद आपका यहाँ पर आएगा डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स 24Q 26Q 27Q। फिर यहाँ पे आप फाइल नाउ करोगे। फाइल नाउ करने के बाद आप लेट्स गेट स्टार्टेड करोगे। इसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे कि आप फॉर्म 26Q फाइल कर रहे हो। इसके बाद आप सिलेक्ट करोगे किस ईयर का है, मैंने कहा ये 24-25 का है।
तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये अपन Q3 के लिए फाइल कर रहे हैं, ये रेगुलर रिटर्न अपन फाइल कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपको करना है इसमें अटैच फाइल, ठीक है। अटैच फाइल अपन को कहाँ है, अपन ने एफ व्यू में डाली हुई थी, यहाँ पर ये डाली हुई थी, इसको अपन ओपन करेंगे, राइट। फिर करेंगे प्रोसीड टू वेरीफाई। प्रोसीड टू वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर पूछेगा कि आपको इसको ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेट करने के लिए आपका आधार OTP पर आ सकता है, लेकिन ये चूंकि कंपनी की फाइल है तो अपन इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ से करने वाले हैं DSC के थ्रू। तो यदि आपको DSC नहीं है आपके पास या आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में आप बता सकते हो, तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो आप ले सकते हो, मतलब मुझसे ही डायरेक्टली आप ले सकते हो DSC, राइट। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। तो कंटिन्यू करने के बाद आई हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल द ई साइनर फैसिलिटी। ई साइनर यूटिलिटी ये क्या है कि आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। ये क्या करती है, बेसिकली DSC और इनकम टैक्स के बीच में आपका सामंजस्य बैठा देती है, राइट, मतलब इसको कनेक्टेड कर देती है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब क्या है कि इस फैसिलिटी के बाद अपना यहाँ पर DSC आने लगेगा। दिखाई देने लगेगा यहाँ पर DSC। अभी ये लोड हो रहा है। तो फिर यहाँ पर ये आप सिलेक्ट करोगे, ये DSC, ये मतलब आपका टोकन कौन सा है, ये वो वाला नेम लिख के आ रहा है। सर्टिफिकेट नंबर आ गया। इसका पासवर्ड आप डाल दोगे, जो भी DSC का आपका पासवर्ड है वो DSC का पासवर्ड डालने के बाद आप साइन करोगे। मतलब ये क्या आपकी डिजिटली साइन हो रही है, आपने जो रिटर्न फाइल करी है, मींस इट इज ऑथराइज्ड बाय द ऑथराइजर। यू आर अबाउट टू सबमिट द रिटर्न, हमने सबमिट कर दी। अब आपकी सबमिटेड सक्सेसफुली आ गई। आप गो टू डैशबोर्ड करोगे तो आप यहाँ पर फिर से जाओगे, आप देख सकते हो व्यू फाइल्ड फॉर्म्स, ठीक है। अभी आपने जो भी फॉर्म फाइल किया, मैंने 26 क्यू फाइल किया, आपने 24-25 का फाइल किया, 24-25 आ गया। ये मैंने अभी 25 जनवरी को फाइल किया है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड बाई ई फाइलिंग, यहाँ पे कभी कभी रिजेक्टेड भी लिख के आता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कभी रिजेक्टेड तो लिख के नहीं आ रहा है। और अब आपको, आप इसमें आप अपना नंबर देख सकते हो, और ये आपका डाउनलोड आप रिसीट भी कर सकते हो कि आपकी यहाँ पे डाउनलोड आपकी रिसीट हो गई, राइट। तो आपका मेन प्रोसेस ये है, जब ये आपका पूरा हो जाता है तो फिर आपका ये डेटा पूरा ट्रेसेस पर चला जाता है। ट्रेसेस क्या है, ये TDS की सेल है। अब अल्टीमेटली TDS है तो इनकम टैक्स का ही पार्ट, तो इनकम टैक्स की वेबसाइट से आपने अपलोड किया, फिर इसके बाद इसका सारा डेटा चला जाता है ट्रेसेस पर। और ट्रेसेस पर आप जैसे अपना सारा वो आप देख सकते हो, आप कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड कर सकते हो, आप वहाँ से ऑनलाइन करेक्शन भी कर सकते हो। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी सिखाऊंगा कि आपको ऑनलाइन करेक्शन कैसे करनी होती है, लाइव आपको करेक्शन करके दिखाऊंगा। यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए। आपको इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यदि आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि गवर्नमेंट कैसे आपके ऊपर कितना हैवी टैक्स लगा रखा है, कि कार की वैल्यू से ज़्यादा टैक्स आप देते हो, जितने की कार नहीं है उससे कहीं ज़्यादा आप टैक्स देते हो। और इस वाले वीडियो को भी आप देखना मत भूलिए, क्योंकि इसमें मैंने बता रखा है कि कैसे आपकी इंडियन इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रही है हाई टैक्सेस के कारण। आपका सपोर्ट वांछनीय है। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।